नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ आपका फेवरेट वीडियो लेके, यानी कि आप ही का वीडियो लेके, जो है अनुपमा पब्लिक वॉइस। समर को लेके काफी उदास माहौल बना हुआ है अनुपमा धारावाहिक में, मगर आपके रिव्यूज जब तक ना सुने तब तक मजा नहीं आता है। तो आपने बड़े अच्छे अच्छे रिव्यूज भेजे हैं, नाराजगी भी है क्योंकि अनुज के साथ जो ट्रीटमेंट हो रही है वो पसंद नहीं आ रही है। खैर जो भी है, आप लोग खुद ही अपनी बात करेंगे, मगर वो सब सुनाने से पहले एक गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए सुनते हैं आपके ऑडियोस। नमस्कार अंजू मैम, मैं मनीषा दोषी। मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैम, कल आपने मुझे जो कमेंट्स दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। और कुमुदिनी जी, आप हमेशा से ही हमारे लिए इंस्पायर बनी हैं, बहुत हिम्मत वाली हैं। आप अपने जीवन में बहुत चढ़ाव उतार देख चुकी हैं। और एक बात और आपकी कल के ऑडियो में अच्छी लगी कि आपके कानपुर शहर में बॉडी डोनेट करने वालों को की फैमिली को प्रोत्साहित किया जाता है। उसके लिए एक साल 2 साल में एक आध प्रोग्राम रहता है। सच में सुन के बहुत अच्छा लगा मैम। और कल आपका भी वीडियो से मुझे ये अच्छा लगा कि मान नहीं होंगे अलग आपके वीडियो को देखकर। और अभी आपका वीडियो देखा तो आपने बताया कि वनराज ने जीवन भर की खुन्नस निकाल दी। ये समय नहीं था मैम, सच में ये सही समय नहीं था। पर वनराज को तो हम हमेशा, हम सभी बहनें कहते हैं कि वनराज कभी नहीं बदल सकता। कुत्ते की पूंछ एक बार सीधी हो सकती है, लेकिन वनराज कभी नहीं बदल सकता। आज उसने पूरी ज़िंदगी की खुन्नस निकाल दी और ये कह दिया कि ये तेरी वजह से हुआ है, मैंने मना किया था। तो तोशु बापूजी अधिक सब बोल भी रहे हैं तो भी वो नहीं किसी की बात सुन रहा है। बस उसे तो अनुपमा की नज़रों से अनुज को गिराना ही है किसी भी तरह से। और आपने अपने वीडियो में बताया कि उस दिन उसने तारीफ़ की थी कुछ एपिसोड पहले ये वनराज ने कि तुम अच्छे पति हो अनुज से, तो वो दिल से नहीं कहा होगा। और आज डिम्पल को पकड़ के सामने लेके आया, इसकी शादी तूने करवाई थी और इसी को विधवा बना दिया। पर वनराज के दिमाग में ये क्यों बात समझ में नहीं आ रही है कि समर ने जिसके लिए अपनी जान दे दी, जिसको बचाने के लिए, वो एक तो अनुपमा और दूसरा अनुज की वो कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता होगा कि उसने अपने लिए वो ले लिया अपने ऊपर कि ये उसके ऊपर अगर ये अनुज को कोई कुछ हुआ होता तो क्या वनराज अपने आप को माफ़ कर देता? तो ये कह देता कि हम लोग पार्टी करने के मूड में थे। और वनराज का कोई अपना रिश्तेदार होता कि इस तरह से वो लड़की के साथ में वो लड़के सब सोनू वगैरह बदतमीज़ी कर रहे थे, तो वनराज की फैमिली में से वो किंजल के साथ भी इस तरह से वो उसके बॉस की बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं कर पाया था, वो उससे भी झगड़ा करने पहुंच गया था। तो ऐसे कैसे वनराज इतना, हालांकि है तो स्वार्थी ही, पर हाँ एक बाकी बात आज अच्छी लगी क्योंकि पुराने ज़माने के लोग कभी भी बॉडी में कैंची या किसी तरह का औजार नहीं लगने देते, लेकिन इस धारावाहिक के माध्यम से बॉडी डोनेशन का बहुत अच्छे से समझाया गया है। और डिम्पल ने भी अपने दिल पर पत्थर रखकर ये सबको कह दिया कि नहीं, हम जिस तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, हम नहीं चाहते कि किसी और की भी पेरेंट्स, हमारे साथ तो हादसा हो चुका, लेकिन किसी और की जान हमारे ऑर्गन डोनेट करने से होती है, समर के डोनेट ऑर्गन डोनेट करने से होती है। तो उस पर आप ज़रूर कीजिए कि हम उसके माध्यम से समर को ज़िंदा रख पाएंगे। सच में समर अमर हो गया, मरकर भी अमर हो गया है। इतना अच्छा कैरेक्टर था समर का, उसका
जाना बर्दाश्त नहीं हुआ। लेकिन क्या अनुपमा वनराज की बातों में आ जाएगी? मैम, मुझे बहुत डर लग रहा है, लेकिन कल आपने जो अपने वीडियो में बताया था कि नहीं होंगे मान अलग, और आपके वीडियो से मुझे रिलैक्स हुआ था कि नहीं, वो अनुज कुछ भी सहन कर लेगा, लेकिन अनुपमा को अकेले नहीं छोड़ेगा, वो अनुपमा की परिस्थिति को समझेगा। पर क्या अब अनुपमा अनुज जैसे पति को डिज़र्व करती है? अनुज जैसे अच्छे इंसान को डिज़र्व करती है? क्योंकि अनुपमा अगर एक साइड की बात सुनकर निर्णय लेगी तो बहुत गलत होगा मेरे हिसाब से। मैम, आज सवेरे हम एक मंदिर गए थे, वहाँ हमारे यहाँ आने वाले एक रिश्तेदार तो नहीं थे, लेकिन वो एक सत्संग का प्रोग्राम लेके आते थे हमारे यहाँ हर हफ्ते में एक दिन। उन्होंने हम लोगों को बुलाया, हम उनके घर गए। मैं उनके 2.5 साल के बेटे की हालत, पूरा पैर उसका घी से जल गया था, गरम घी उसके। मैं उसे भी देख के मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। लेकिन मैम, उस बच्चे ने अपनी दादी से कहा कि दादी, ये आंटी क्यों रो रही है? मैं इतना स्ट्रांग हूँ, आंटी आप मत रो। मेरी आंखों में और आंसू आ गए मैम। उसका पूरे पैर में फफोले पड़े हुए थे, लेकिन वो इतना 2.5 साल का बच्चा इतना हिम्मत बता के बोल रहा था कि मैं स्ट्रांग हूँ आंटी। मैंने थोड़ी सी मस्ती की थी, मैं मस्ती करते करते गरम घी के गंज में गिर गया, पतीले में गिर गया, उसकी वजह से मेरा पैर जल गया। लेकिन अब मुझे बिल्कुल जलन नहीं हो रही है मैम। मैं किसी को भी नहीं देख सकती। मेरे साथ कोई दुश्मनी भी रखता होगा ना, उसको भी मैं अगर दुखी देखती हूँ तो मुझे इसी तरह की पीड़ा होती है। और अंजू मैम, आप सबसे ज़्यादा थैंक यू आपको। आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया कि हम अपने दिल की बात भी कर सकते हैं। और ख्याति जी, कल आपको मिस किया, और अब भी आशा करती हूँ आप आपके बेटे की जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई होगी। और कुमुदिनी जी, थैंक यू सो मच मेरी बेटी की चिंता करने के लिए। वर्षा जी, आपका भी थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अंजू मैम, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी। कुमुदनी त्रिपाठी, हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू सो मच अंजू जी, मेरे इमोशंस को समझने के लिए, और सभी मेरी प्यारी सहेलियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अंगदान या नेत्रदान की कोई वसीयत नहीं होती है। इसका फॉर्म फिल करना होता है और वो घर के 2 मेंबर्स के साइन चाहिए होते हैं, और जैसे ही डेथ होती है वैसे ही फ़ोन कर दिया जाता है, तो मेडिकल वाले अंगदान वाली बॉडी को ले जाते हैं। फिर उस बॉडी का दाह संस्कार नहीं होता है अगर वो नेचुरल डेथ होती है तो, क्योंकि ऑर्गन निकालने के बाद उसी बॉडी से मेडिकल स्टूडेंट को पढ़ाया भी जाता है। कुछ टाइम होता है डेथ के बाद में ऑर्गन देने के लिए, ये नहीं है कि 2-3 दिन रखे रहिए आप। आज का एपिसोड देखा, भावुक सीन थे सारे। अब मेकर्स ये सीन अब जल्दी से ख़त्म करें। बहुत ही गमगीन दृश्य समर की मृत्यु के, इसको लंबा ना खींचे। मेरी मम्मी अभी फ़िलहाल अनुपमा नहीं देख रही हैं। उन्होंने कहा है जब ये सब ख़त्म हो जाए तब हमको बताना, तब हम देखेंगे। ऑर्गन डोनेशन के लिए अधिक के मोबाइल पर मैसेज आता है। बा मना करती है कि नहीं, पर डिम्पी बोली करना चाहिए। अच्छा लगा सुनकर कि समर के ऑर्गन से हम किसी की जान बचा सकते हैं, तो क्यों नहीं बचाएं। डिम्पी ने अच्छी बात कही। अनुपमा ने भी हामी भरी। समर से मोह है पर शरीर से मोह क्या करना। अच्छी लगी ये बाबूजी की बात सुनकर। हमने भी एक बार अपने हस्बैंड से इच्छा बताई थी अपने अंगदान की, तो हस्बैंड ने साफ मना कर दिया था कि नहीं करना है। पर हमने अपनी बेटी से पूछा, बोली ठीक है कर देना मम्मी, वो तैयार है। पर बेटा से अभी नहीं पूछा है। हम तो अपना अंगदान जरूर करेंगे। एक बार हमने अपने हस्बैंड से कहा था कि अंगदान कर दूंगी तो मेडिकल वाले आएंगे और मेरी बॉडी को ले जाएंगे, और आपको मेरी बॉडी का अंतिम संस्कार भी नहीं करना पड़ेगा, तो वो बहुत गुस्सा हुए थे। वनराज बोला, अनुपमा तुम तैयार हो तो मैं भी साइन करने को तैयार हूँ। दोनों ने साइन कर दिए, दिल पर पत्थर रखकर। बहुत अच्छा किया। अनुज की जेब से ब्रेसलेट गिरा और वनराज का तांडव शुरू।
वो अपने पुराने रूप में आ गया। चिल्ला चिल्ला कर अनुज को समर की मौत का जिम्मेदार बोलने लगा। अधिक दोषी दोनों मना कर रहे हैं, पर वनराज कहाँ सुनने वाला है। हमारे बेटे का असली कातिल कातिल अनुज है, ये बोल क्या रहा है वनराज? कितना गंदा इंसान है। डेड बॉडी पड़ी है बेटा की, और उसको इल्ज़ाम लगाने की पड़ी है। मौका भी नहीं देखता है कि मौका क्या है। वनराज ने कितनी आसानी से अनुज पर समर की मौत का लांछन लगा दिया। कितना गंदा इंसान है ये वनराज। वनराज ने अनुज को दोषी ठहरा दिया। अनुज की कोई गलती ना होते हुए भी वो सबसे माफ़ी मांग रहे हैं। हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, सच में। कितनी बुरी तरह से धक्का दिया वनराज ने हट करके अनुज को। अनुज दूर गिरा जाकर। अनुपमा ये सब चुपचाप सुन रही है और देख रही है। प्रीकैप में देखा कि अनुज अनुपमा से कह रहे हैं, क्या तुमको भी ऐसा लगता है? और कह रहे हैं कि मैं गुस्सा सह सकता हूँ, नफरत सह सकता हूँ, पर मुझसे बात तो करो। पर अनुपमा कुछ नहीं बोलती है। अब आगे देखते हैं सीरियल में क्या होता है। धन्यवाद। हेलो अंजू मैम, श्रद्धा हियर। सबसे पहले मैं कहना चाहती हूँ कि मैंने पब्लिक वॉइस में मैंने सबके ऑडियो सुने। तो वर्षा आंटी, ख्याति आंटी, थैंक यू सो मच। महिमा आंटी, आप सब ने मुझे याद किया एंड आपको मेरे ऑडियोज़ पसंद आए, तो थैंक यू सो मच। कुमुदिनी आंटी, मैंने उनका भी ऑडियो सुना एंड उनको ऐसे रोते हुए सुनना मुझे बहुत बुरा लगा। उन्हें वो कुछ चीज़ें ट्रिगर करी एंड वो सब उन्हें ये एपिसोड्स देख के उन्हें भी सब वो चीज़ें याद आई। तो बहुत बुरा लगा उनका सुन के एंड बस इतना ही कहूँगी, कुमुदिनी आंटी प्लीज़ स्ट्रॉन्ग रहिए एंड अपने आप का ख्याल रखिए। एंड बस आज का मैंने एपिसोड देखा तो बहुत बुरा लगा ऑनेस्टली। मतलब आज जो अनुज के साथ हुआ, भगवान करे ये किसी के साथ ना हो। मतलब बोलते ना, अच्छा ही ना, सच्चा और अच्छा इंसान ही ये सब बड़ी बड़ी ना कीमत चुकाता है। मतलब आज जो भी हुआ देख के मतलब दिल टूट गया। ये नहीं होना चाहिए था। अनुज को ये सिचुएशन में लाना मतलब बहुत ही बुरा था। ये नहीं होना चाहिए था ये सब। एंड आज जिस तरीके से अभी वनराज को, हम हमेशा वनराज को अभी ऐसे सिचुएशन पे हम क्या ब्लेम करें उसको भी कि अभी वो पिता है, उसने अपने बच्चे की मौत देखी है, अभी उसकी डेड बॉडी सामने, तो कोई भी पिता पागल हो सकता है, गुस्सा हो सकता है, चलो एक मान भी लिया। बट ये गुस्से का बोलते हैं ना, ये हमेशा अनुज क्यों झेले, अनुज क्यों भुगते इस सब चीज़ें को, बल्कि जबकि अनुज की कोई गलती भी नहीं है। अनुज कभी भी ऐसे गलत नहीं होता है एंड उसको ऐसी बातें सुननी पड़ती हैं, ऐसे इल्ज़ाम सहने पड़ते हैं कि मतलब नहीं सुना जाता, नहीं देखा जाता। आज जिस तरीके से वनराज ने अनुज को हैंडल किया, उसे जो गिरेबान उसका पकड़ा, जैसे उसको आज क्रिमिनल जैसे ट्रीट किया, जैसे उसको हट बोल के उसको जो ढकेला, ये वाकई अनुज ये सब डिज़र्व करता है? मतलब हमेशा उसके लिए कोई एक बंदा खड़ा नहीं होता कि कोई बोले कि नहीं। आज फिर भी चलो अधिक एंड तोशु ने मतलब वनराज को रोकने की मतलब एक बोला कि नहीं आप क्या बोल रहे हो, ऐसा नहीं है करके, चलो गनीमत है कि उतना तो उनके मुंह से वो शब्द फूटे। नहीं तो ऐसे तो कोई नहीं बोलता अनुज के लिए। क्यों कोई नहीं बोलता हमेशा? क्यों ये ट्रीटमेंट क्या अनुज डिज़र्व करता है? हमेशा ये आज जैसे वो अनुज, वो एक तो उसे देख के ही मतलब आज इतना बुरा लगा कि मतलब वो एक तो इतना कंफ्यूज था, उसे खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या वनराज बोल रहा क्या। आज जैसे वो वनराज उसको बोल रहा था, तुमने डिम्पी की शादी करे, आज तुमने उसका घर उजाड़ दिया, उसे विधवा कर दिया, उसके बच्चे के बाप को छीन लिया, ये क्या क्या बोले जा रहा था। मतलब आज अनुज को देख के इतना दिल टूटा। एंड फिर बाद में वो माफ़ी भी किस बात के लिए मांग रहा है? वो अपने ज़िंदा होने पे माफ़ी मांग रहा है। मतलब हद है। वो तो शुक्र है कि मुझे एक बात अच्छी लगी कि अनुज ने उस बात के लिए माफ़ी नहीं मांगी कि उसने स्टैंड लिया। उसने माफ़ी इस बात के लिए मांगी कि उसने गोली नहीं खाई बट समर को गोली लगी। मतलब अब इसके बाद क्या बोले? आज वाकई बहुत बुरा लगा ये सब देख के। एंड इसके बाद भी अगर अनुपमा से भी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो जल्दी से स्टैंड ले या फिर उसको अनुज को डिफेंड करे, क्योंकि अभी वो स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है।
बट वो जैसे अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अनुपमा के दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि अनुपमा के रिएक्शंस दिखाए थे कि जब वनराज बोल रहा था कि अनुज को गोली लगने वाली थी बट हमारे बेटे को गोली लग गई है। मतलब अनुपमा को पता है कि या तो अनुज या फिर अनुज, मतलब समर नहीं तो अनुज की जान जा सकती थी, या फिर अगर अनुज बच गया तो अभी समर की जान गई। मतलब दोनों में से एक को तो उसे खोना ही था। तो अभी क्या इसके आगे, मतलब मुझे नहीं पता कि अभी अनुपमा क्या रिएक्ट करेगी, क्योंकि अभी 2-3 दिन तो हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। बट अब हम जैसे वो प्रोमो देख रहे हैं कि वो बोल रहे आपको देख के मुझे अपने मरे हुए बेटे की याद आती है करके ऐसे। अब आगे जाके अगर अनुपमा ने मतलब वनराज की बातों को अगर ज़्यादा उसने अहमियत दी एंड अगर अनुज के साथ उसने ऐसे इनजस्टिस किया तो आई एम सॉरी, फिर ये शादी का मतलब नहीं बचा। फिर बोलते हैं ना, फिर मान नहीं रहा। फिर अगर इतना होने के बाद, बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अनुपमा ऐसे इनजस्टिस नहीं करेगी। वो अनुज के लिए स्टैंड लेगी। बट जब तक वो स्टैंड लेगी ना, तब तक अनुज 1000 मौतें मर चुका होगा एंड वो ख़त्म ही हो चुका होगा। क्योंकि आज जैसे उसको, मतलब जैसे हमने आज देखा, वो जो गिड़गिड़ा रहा था एंड मतलब इमेजिन, कभी सोचा नहीं था कि अनुज को ऐसे वनराज के सामने ऐसे हाथ जोड़ते हुए दिखाए देंगे एंड फिर दिखाया जाएगा एंड फिर उससे, मतलब आज लिटरली उसने वनराज को बोला कि तुम्हें मेरे साथ जो करना है करो, मारना है, पीटना है, मुझे जान से मारना है, जो भी करना है करो, बट इतना बड़ा इल्ज़ाम मुझ पे मत लगाओ कि समर की मौत मेरे वजह से हुई है करके। मतलब इसके बाद अभी और क्या बोल ले, मतलब बहुत बुरा लगता है अनुज के लिए। कभी कभी लगता है क्या वाकई अनुज ने शायद अनुपमा के साथ शादी करके शायद बहुत ही बड़ी गलती कर दी। वो जैसा था, अकेला था, जो भी था, बट एटलीस्ट इतने बड़े कि इल्ज़ाम लगाने की किसी की औकात नहीं थी उस टाइम पे एंड कोई किसी के बोलते ना, इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि अनुज कपाड़िया को इतना जाके कोई कुछ बोले, उसके साथ ऐसे कोई बदतमीज़ी करे। एंड आज मतलब कहीं ना कहीं ये बोलते ना, मान की शादी में अनुज अनुपमा बन गया। हम बोल रहे थे कि अनुज अनुपमा नहीं है, बट ये मुझे अभी कभी कभी ना अभी अनुज पे भी गुस्सा आता है कि भाई अभी तुम बस करो, ये फैमिली के लिए ना अपने हाथ पैर जोड़ना अभी बंद करो, क्योंकि ये तुम मर भी जाओगे ना तब भी किसी को फ़र्क नहीं पड़ने वाला। कोई एक आध दिन रोएंगे, फिर बाद में बोलेंगे कि अरे अभी समर की जगह पर अनुज की मौत होती तो सब बोलते अरे अनुज तो अच्छी मौत मरा, उसका हमारी बेटी की जान बचाई। ये 1-2 दिन करते हैं, उसके बाद सब अपने अपने ज़िंदगी में होते हैं। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई जिए या मरे। अनुपमा भी 1-2 दिन, मुझे पता है कि अनुपमा भी रोएगी 1-2 दिन, उसके बाद उसके बच्चे हैं, उसकी फैमिली है, तो उससे सब बोलते ना सवार लेंगे एंड वो हो जाएगी। बट वही अगर अभी अनुज के साथ ये जो हो रहा है, वो हमेशा अभी अकेला ही पड़ा है ना, अभी देखो अभी अकेला ही पड़ गया। तो अभी आगे जाके पता नहीं क्या कैसे होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अभी अनुपमा वो पता नहीं, मतलब अभी वो वनराज की बातों में आएगी नहीं आएगी। क्योंकि अगर वो बोलते हैं ना, अनुज के वो एक्सीडेंट के टाइम पे, वो जब अनुज हॉस्पिटल में था, उसकी ब्रेन सर्जरी हो रही थी एंड इनफैक्ट समर को भी शक था कि वनराज शायद कातिल हो सकता है, तब भी अनुपमा ने वनराज के लिए स्टैंड लिया एंड उसने बोला कि नहीं, वो किसी की जान नहीं ले सकते एंड जब तक सच पता नहीं चलता हम उन पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, ये वो। उस टाइम पे अनुपमा शाज के लिए तो बहुत अच्छे से डिफेंड करती है, तब सब दिमाग चलता है। क्योंकि तब अनुज क्या भले वो मरा नहीं था, बट वो उस हालत में तो था। वो हम ये भी नहीं बोल सकते कि वो जिंदा था या क्या था, वो कुछ भी हो सकता था उसके। तो उस टाइम पे फिर ये क्यों ऐसे बोलते ना, मौन स्टेट में क्यों नहीं चली जाती उस टाइम पे? उसको सिर्फ अनुज क्यों नहीं ये दिखाई देता एंड बाकी एंड ये सब हार्श रिएक्शंस फिर शाज के ऊपर क्यों नहीं दिखाया जाता? उस टाइम पे तो अच्छा खासा मौका था कि वनराज को उसका गिरेबान पकड़ के उसको पूछा जाए कि तुमने ये क्यों किया, तुम्हारी वजह से तो वो क्लिफ पे जाके वो सब एक्सीडेंट हुआ, अनुज की जान खतरे में पड़ी। वो तो गिरा ही, बट अनुज भी उसमें उसकी जान खतरे में पड़ गई। हाँ,
ये सब सवाल वनराज के साथ तब हाथ पैर जोड़ती है अनुपमा से कि पुलिस को मत बुलाओ, मेरे बेटे को ये करो, बचाओ ये, तब तुम सबकी सुनती हो। बट जब अनुज की बारी आती है तब तुम्हें कुछ नहीं सूझता। माया के टाइम पे जब वो आया था एंड उसने जब पूरा सच मंदिर में वो जो सीन था पूरा, उसने सब सच बताया कि मेरी वजह से माया का ये हुआ एंड वो सब हुआ, मैंने गलती की, बट अभी आगे जाके क्या करना है। जब उसने अनुपमा से पूछा तब अनु ने क्या बोला कि तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, अभी आपने ये चुना है तो मुझे भी अभी ये चुनना पड़ा। तब क्यों नहीं तुम पत्नी बन के उसके साथ खड़ी रही, बोला कि हम मिलके साथ कुछ ना कुछ करते हैं, अभी आपने सच्चाई बताई है तो हम अभी माया के साथ एक साथ मिलके लड़ते हैं, कुछ ना कुछ हम सोल्यूशन निकालते हैं। तब ये क्यों हुआ? मतलब अनुज के साथ ये इनजस्टिस क्यों होता है, मुझे बहुत बुरा लगता है। मतलब शायद कोई अगर मेरी बात शायद सहमत नहीं होंगे, बट ये मुझे पहले से ही बहुत, अनुपमा की ये बात मुझे पहले से ही खटकती रही है एंड आगे अभी पता नहीं क्या होगा, क्योंकि इसमें हमेशा अनुज ही 1000 मौतें मरा है। तो अगर यही करना है तो भाई फिर अनुज को मार ही दो। मतलब आज तो मेरा तो दिल इतना टूट गया कि ऐसा लग रहा है कि ये सब सुनने से बेटर है, इतने बड़े गिल्ट में डालने से बेटर है कि भाई उस बंदे को अभी ना मोक्ष दे दो, उसको अलग अकेला कर दो, कुछ भी कर दो, बट इन सब से दूर कर दो। अनुपमा से भी दूर किया ना तो भी चलेगा, मुझे तो अब ये भी लगता है। बट देखते हैं आगे जाके क्या होता है, क्योंकि आज तो वाकई मुझे बहुत बुरा लगा उसके लिए। आई होप अभी आगे जाके अनुपमा स्टैंड ले अनुज के लिए, क्योंकि इतना सब होने के बाद, इतने तीर चलाने के बाद एक बंदा कोई जाके उसे माफ़ी भी नहीं मांगेगा। इतनी भी मुझे कॉन्फिडेंस है कि उसे इतना सुनाएंगे, इतना सब होने के बाद भी कोई जाके उसे उसके पैर पर पकड़ेगा नहीं कि भाई हमसे गलती हुई है या हमने ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम उसको कितने भी उसके ऊपर गोलियां चलो, जो भी करो, बट तुम कुछ नहीं। फिर बाद में जब सब थोड़ा बहुत नॉर्मल हो जाएगा फिर तुम सब एकदम खुशी खुशी फैमिली खेलोगे। अभी तो मुझे अनुज पे भी बहुत गुस्सा आएगा कि अगर उसने वापस ये फैमिली अभी खेला तो, क्योंकि अब बहुत हो गया। अभी सास की अभी मदद करना बंद, उनके लिए अभी बोलते हैं ना ये सहानुभूति दिखाना, अभी सब बंद करना चाहिए अभी अनुज ने। अभी अगर उसमें खुद के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट है तो अभी वो खुद उसे अभी एक्सेप्ट करना चाहिए, वो अकेला है, वो अकेला ही लड़ेगा एंड उस हिसाब से उसने अपने लिए अभी स्टैंड लेना चाहिए। बहुत हो गया अभी सबका। तो लेट्स सी आगे अभी क्या दिखाते हैं, बट आज तो मुझे बहुत ही बुरा लगा ये सब देख के। गुड मॉर्निंग अंजू दीदी, महिमा, मनीषा दीदी, श्रद्धा दीदी और हमारी कुमन त्रिपाठी दीदी। कुमन त्रिपाठी दीदी सुन के बहुत तकलीफ़ लगा, प्लीज़ मत रोइए, मत रोइए प्लीज़। अगर आप रोएंगी तो जो फरिश्ता ऊपर चले गए हैं उन्हें बहुत तकलीफ़ होती है। वो कहते हैं कि रो लेना सही होता है, जिस समय गए हुए लोग रहते हैं और वहाँ पे आया हुआ सब होता है तो रोया जाता है, पर उन्हें बार बार अगर याद करके रोने से सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और यहाँ पे आपको तकलीफ़ हो रही है और अगर वो वहाँ पे हैं जो फरिश्ता, उन्हें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है। इसलिए सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारी प्यारी सारी सहेलियों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग ज़्यादा जो चले जाते हैं उन्हें याद मत करिए, और अगर याद करते हैं तो खुशी से करिए, उनकी अच्छी अच्छी पलों को याद करके हंसिए, क्योंकि उन्हें भी तकलीफ़ होती है। अपने नहीं समझते हैं ये बात कि तकलीफ़ होती है कि नहीं होती है, लेकिन सच में होती है। कोई भी गरुड़ पुराण पढ़े, चाहे कहीं पे भी कुछ भी पढ़ेंगे ना, तो आपको ये चीज़ भगवान का भी देन में लिखा हुआ रहेगा कि आपको शास्त्रों के हिसाब से भी चलना चाहिए। हम लोग मन के इमोशंस को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन मानते हैं। लेकिन आप लोग जो रोते हैं ना दीदी, प्लीज़ समझिए ये बात को, ये फरिश्ते ऊपर चले जाते हैं, उन्हें बहुत तकलीफ़ होती है। हाँ, अगर आपको रोना आ रहा है या कोई प्रॉब्लम्स है तो भगवान से रिक्वेस्ट करिए कि आप जो मेरे फरिश्ते आए हैं आपके पास, उनका ख्याल आप रखिए। मैं हंस के बोल रही हूँ। तकलीफ़ पाने से और तकलीफ़ देने से आप अपना इमोशंस रखिए। हम लोग को भी तकलीफ़ हुई, हम लोग को भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन अगर आप रोएंगी तो वो फरिश्तों को तकलीफ़ होगा। इसलिए मत रोइए, उन्हें खुशी से याद करिए। और अगर हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है दीदी, आप मत रोइए, अच्छा नहीं लगा, और खुशी से याद करिए। और हमेशा आपके मुंह में स्माइल लेगा तो फरिश्ते के पास में भी रह के वो खुश रहेंगे। उन्हें ये नहीं लगेगा कि मेरा परिवार रो रहा है।
हम मुझे परिवार याद करते हैं, वो भी खुशी से याद करते हैं। उन्हें भी दिल पे शांति मिलेगी, उन्हें भी शांति ही शांति मिलेगी, क्योंकि फरिश्ते वहाँ चले जाते हैं, वो लोग भी वहाँ घूमते फिरते हैं, भगवान के पास बैठते हैं। पर ये चीज़ सोचिए, अगर हम लोग इस तरह से रोएंगे तो वो सही नहीं है। और आपने ठीक कहा अंजू दीदी कि महिमा अगर तुमसे नहीं देखा जा रहा तो तुम स्किप कर रही हो प्रोग्राम को, तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने ऊपर नेगेटिविटी का धार मत रखो। तो थैंक यू दीदी, आप मेरी बात को समझने के लिए। और सच में आप जैसी ग्रेट इंसान से मैं यही अपेक्षा कर रही थी कि आप मेरे को यही बात बोलें कि महिमा तुम गलत नहीं कर रही हो, तुम सही कर रही हो। आई एम वेरी वेरी थैंक यू मुझे अप्रिशिएशन देने के लिए। और हमारी कुमुद त्रिपाठी दीदी, रेखा दीदी, और मनीषा दीदी, सबनम दीदी, यहाँ श्रद्धा दीदी, यू आर द वेरी ग्रेट इंटरेस्ट इंसान। मैं क्या बोलूँ आपके बारे में। और ख्याति दीदी, सच में आप लोग तीनों, जो कुमुद त्रिपाठी दीदी, आप लोग तीनों जन जो बोलती है ना, हैट्स ऑफ यू। वो बोलते हैं ना, जो प्रोग्राम नहीं देखा होगा ना और वो आपका ये वाला मतलब स्क्रिप्ट सुन लेगा, उसे प्रोग्राम समझ में आ जाएगा कि वो प्रोग्राम ऐसे आया था। तो आई एम वेरी हैप्पी। और एक चीज़ कहना चाह रही हूँ अंजू मैम, खुदा करे हमेशा फरिश्ते हमारे साथ रहें, खुदा करे फरिश्ते हमारे साथ रहें। अगर हम रोक कर पले बिताते हैं तो हमें भी बहुत तकलीफ़ हो जाती है। वो कुदरत है जो हमें सब कुछ दे कर जाती है, लेकिन हमें भी उसको देने के लिए बहुत कुछ देना पड़ता है। आज के दिन अगर रोना हो, रो कर पले निकाल लेते हैं, लेकिन उस फरिश्ते को रुला देते हैं। इसलिए हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ना रो तो अच्छा है। अगर रो कर पलों को याद करते हैं तो उस आत्मा को भी तकलीफ देते हैं। अगर खुशी से उस आत्मा को याद करें तो वो आत्मा भी खुश रहता है और उससे अच्छी जल्दी मुक्ति मिलती है। इसलिए हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है दीदी, मत रोइए। और एक क्योंकि मुझे भी, मैं आपको एक इनोसेंट आपको बताई थी, ये तो पुत्र और बेटे की बात थी। मैं तो खुद के माँ बाप नहीं है मेरे, तो मेरी खुद की नानी नहीं है, तो मुझ पर क्या बीतता है वो तो आपको खुद को पता है कि एक तरह से माँ बाप नहीं होना एक अनाथ ही होता है। लेकिन मैं अनाथ तो नहीं हूँ, मेरे नाना नानी है, मामा मामी है, भाई भाभी है, तो वो तो है। लेकिन रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि रोने का कोई सॉल्यूशन नहीं है। मालूम है दीदी, आज भी सोकर उठती हो ना तो वो रूप दिखता है, माँ का रूप दिखता है, पाप का रूप दिखता है। और पहली बात है, जिस बच्ची से आपको बात कराती हूँ ना, मेरी डुप्लीकेट मेरी माँ ही है एक तरह से। जितना मम्मी मेरा ख्याल रखती है थी, उतना मेरी बेटी मेरा ख्याल रखती है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ इस चीज़ के लिए। और आपको एक और चीज़ कहना चाहूँगी अंजू मैम, अनुपमा के बारे में, कि अनुज कपाड़िया का जो दिखाया जा रहा है, उसे ब्लेम साइड तो आया है, अनुपमा को समझना चाहिए। हाँ, बच्चे की गम की सदमा है, वो तो मानती हूँ मैं, लेकिन उस सदमे से बाहर निकलने के लिए अनुज कपाड़िया को भी समझना चाहिए कि वो भी तो इतना तकलीफ़ में है। जितना मैं तकलीफ़ में हूँ, वो भी तो इतनी तकलीफ़ में है। अब राजन शाही क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं वो तो मैटर अलग ही है। पर थैंक यू मैम। मैं अनुपमा के लिए यही बोलूँगी, अभी कुछ दिन तो मैं स्किप कर रही हूँ, लेकिन आपकी स्क्रिप्ट सुन रही हूँ तो वो बात सही है। और वनराज के लिए जो आपने बातें कही है वो एकदम 199% सही है, वो पूरा खुन्नस आज निकाल लिया। और अब अनुपमा जी पर डिसाइड किया जाता है कि वो क्या समझती हैं और क्या करती हैं, क्योंकि जिस तरह से प्रोमो दिखाया गया है कि उन्होंने कहा है कि मेरे समर को, जब मैं आपको देखती हूँ तो समर का इल्ज़ाम आप ही के ऊपर देखती हूँ, वो इस तरह की बातें कही हैं अनुपमा जी, तो ये गलत है। मैं तो एक बात कहना चाहूँगी कि जब भी गलत होता है तब अनुज कपाड़िया पर ब्लेम आता है, और जब भी सही होता है तो मेरा वनराज सही है, मेरी बात सही है, मेरा वो सही है, मेरा वो सही है। क्यों अनुपमा जी, आपसे मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, जो आपसे दिल से प्यार करता है, जो आपसे दिल से ही सब कुछ करता है, आपके बर्थडे वाले दिन आपको तारीफ़ करता है, आपके हर प्रॉब्लम में वो शेयर रेट पे खड़ा रहता है, आप उनकी माँ को सामने लेकर आ गए बर्थडे वाले दिन, आपको सोचना चाहिए था कि नहीं, मैं
अभी के टाइम उसको लेकर जा रही हूँ, उनकी मॉम का सामना कराऊँगी, तो शायद उसको तकलीफ़ होगी। ना आप उनका केक काटी, ना उनसे आप ठीक से बात करी और उनका बर्थडे स्पॉइल कर दी। पहले भी आप गणेश चतुर्थी के समय भी आप ऐसा करी कि किंजल प्रेग्नेंट थी, तो उनका मोटिवेशन वो इतना कुछ करते हैं, उन्हें कुछ प्यार मिलता नहीं है, बल्कि उन्हें आप तकलीफ़ ही देती हैं। अरे कभी-कभार तो अनुष्का पांडे को भी थोड़ा-सा हैप्पीनेस दे दिया करिए, जबकि आपके लिए इतना हैप्पीनेस वो करते हैं। आई डू नॉट थिंक आज की मुझे स्टोरी समझ में नहीं आ रहा है कि घूम फिर के अनुष्का पांडे के पीछे पड़ गए हैं ये लोग। अगर इतना ही प्रोग्राम में वो खल रहे हैं तो प्लीज़ निकाल दीजिए। जैसे पारस कल्लावत निकले, ये सागर पारक निकले, वैसे गौरव खन्ना भी निकल जाएँ तो इट्स वेरी नाइस। लेकिन ऐसा तो होने से रहा। उन्हें ही ब्लेम व्हाई? वनराज सा क्या ऊपर से पड़े थे? उन्हें शर्म नहीं आ रहा है कि पाखी जैसी बच्ची, वहाँ भी एक बच्ची है जो तकलीफ पा रही है, खुद तो नहीं बचाने गए, जब एक इंसान बचाने गया है उसके कारण। और समर को तो उसने गोली नहीं मारी थी, वो तो बेचारा बीच में आ गया, वो तो अनुज को गोली लगने वाली थी, उसमें भी गलती है। सच में हैट्स ऑफ यू। आई लव यू टू मैम, बस इतना ही बोलना है। लेकिन कल मैं बताऊंगी ज़रूर, पूरा बात कल शेयर करूंगी और स्पेशली अच्छे से बताऊंगी। थैंक यू मैम, बाय। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी सहेलियों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आज के शो में थोड़ा बहुत इमोशनल वो अनुपमा का दिखाया है कि वो अपने बेटे से बात कर रही है, उसको याद आ रहा है कि कैसे वो जो भी सब याद कर रही है, उसके पैर में वो काला धागा बांध रही है। तो एक माँ के इमोशन और एक बोलते हैं ना कि कुछ नहीं समझ में आता है कि हम क्या कर रहे हैं क्या, वो तो वो सब एक इमोशनल दिख रहे थे अनुपमा के। और फिर बाद में वो जो बॉडी ऑर्गन के लिए फॉर्म पे सिग्नेचर अनुज कहता है बताता है, तो बा नहीं बोल देती पर डिम्पल बोलती, तो अच्छा लगा डिम्पल की वो बोली, डिम्पल बोली, वो मेरे लिए बहुत अच्छा था कि मुझे भी लगा था कि यार भाई उस बच्ची के साथ यानी ठीक है, डिम्पल ने बहुत गलत काम किया आज तक, जो डिम्पल ने बहुत गलतियाँ की, तब हम बहुत गुस्सा होते थे कि डिम्पल को सज़ा मिले, ये करे वो करे, पर डिम्पल को ऐसी सज़ा मिले ये तो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। पर आज डिम्पल के साथ वो बहुत गलत हुआ। अगर डिम्पल के साथ गलत हुआ, एक प्रेग्नेंट है उस बच्चे के साथ जिसने अभी दुनिया नहीं देखी, सिर्फ आने की खबर आई, तो वो बहुत डिम्पल के लिए शॉकिंग न्यूज़ है। और उसका अपना कोई आज उसके पास जैसे कितना भी सास हो, बाकी के लोग अभी उसको सब पसंद करते हैं या फिर ऐसा अकेला छोड़ेंगे नहीं, फिर भी बेचारी के पास उसकी माँ, उसके पिताजी अभी उसके पास आए नहीं है, तो वो भी बहुत दर्ददायक है। बार बार उसको एक तकलीफ़ ही मिलती रही है। पहला पति भी उसको ऐसी हालत में छोड़ के चला गया था, वो हादसा, और फिर उसने कैसे भी, तो वो थोड़ा सा डिम्पल के लिए फिर भी वो बोली, बहुत बड़ी बात है ऐसे हालात में बोलना। तो ये कि नहीं हमें वो करना चाहिए, तो अच्छा लगा डिम्पल के लिए वो सब। और उसके बाद फिर वो जो पता चल जाता है कि वो ब्रेसलेट गिरता है और वो फिर वनराज को होश आता है और वनराज का पारा फूटता है। वनराज का वो जो बोलना, वो हरकतें, वो जो बोलने के तरीके, वो सच में बहुत ही घटिया घटिया इंसान है। उसका बेटा खोया है तो ऐसे गुस्से में आके गुस्सा कर सकता है कि अनुज देखो समझ में आ गया तुम्हारी गलती, तुमने गुस्सा किया, तुम्हारे गुस्सा अगर तुम गुस्सा नहीं करते तो हमारा समर नहीं जाता। ये तरीके होता है गुस्सा दिखाने का। गुस्सा आना भी, मैं ये नहीं कह रही कि उसको गुस्सा नहीं आएगा, उसका पिता है वो पिता है, ऐसा नहीं, पर वो जो तरीका है कि कातिल कहना और तुम जिम्मेदार हो, तुमने मेरी बेटी की जान ली, तुम्हारी वजह से इसकी गोली अपने पे ले लिया मेरे समर ने। अगर वो तुम अगर उस समय अपने आप को संभालते, कंट्रोल करते, तो मेरा बेटा सांसें गिन रहा होता। ये तरीका वो कॉलर पकड़ पकड़ के और इस टाइप से जो बोल रहा है, कातिल ठहराना है कि देखो अनुपमा का पति है, अनुपमा का पति है, और वो डिम्पल को उठा के खड़े करना और उसके सामने कहना कि इसको तुमने विधवा किया, जैसे कि अनुज ने ये साजिश रची होगी, या फिर पहले से ही वो चाहता था कि अनुज ऐसा हो जाए, या पहले से समर का बहुत बुरा चाह रहा था। ये तरीका नहीं होता बोलने का। और जब हालात समझ में आ रहे थे कि कैसे क्या है, वो रोकने के समय बोलना चिढ़ना समझ में आ रहा था, पर बाद में खुद आंखों से देखा था कि कैसे हालत है, क्या किया था उस लड़के ने, कैसे किया था। तो
ये बहुत गलत, वनराज का बहुत गलत रिएक्शन था आज। और वनराज का ये ओवर डोज हो गया था, वो थोड़ा ओवर हो गया था वनराज का, कि उसी के घर में उसके बेटे की डेड बॉडी पड़ी है है वहाँ पे, और वो ऐसी हरकतें वो कर रहा है चिल्ला चिल्ला के कि अपने बेटे की आत्मा की शांति के लिए। अरे वो जब गोली खा रहा, जब तुम खुद कह रहे हो कि उसने गोली तुम्हारी गोली अपने पर ले ली, मेरे बेटे ने अपनी जान दे दी, तो उस कुर्बानी को क्यों वेस्ट जाने देना, क्यों उसकी आत्मा को उस समय शांति ना देने की कोशिश करना कि मेरे बेटे ने गोली खा ली, अनुज की गोली अपने पर ले ली, तो क्या ऐसा ये नहीं सोच सकता था वनराज? और क्या सोचने समझने की ताकत, जब चिल्लाने की ठीक है, हम कहते हैं कि ऐसे समय कोई सोच समझने की हर हालत में नहीं रहता, तो चिल्लाने की हालत में रहता है क्या? चिल्लाने की हालत में रहता है? इतना बोल रहा था, बेहतर रहती तो बेहोश हो जाती बार बार ऐसी चीज़ सोच सोच के। तो ये अजीब सा लगा वनराज का। पर आपने जो कहा आपके एक भी मैंने सुना कि डिम्पल माफ़ करेगी, तो वनराज को तो सॉरी अनुज को माफ़ करेगी, या फिर वो कहेगी हालात समझेगी, और उसके साथ जो हुआ था, हाँ ये बात है, ये बात मुझे तब मैंने ये डिम्पल के लिए नहीं सोचा था, तो मुझे लगा था कि अनुपमा सोचेगी कि हमने भी तो डिम्पल के समय ऐसे ही किया था, मैंने भी ऐसी जान बचाया था, पूरे परिवार को धोखे में डाल दिया था, खतरे में डाल दिया था, और तो ये सब तो आप डिम्पल के लिए आप सोचती हैं अंजू जी, तो आई होप सो ऐसा ही हो। अगर ऐसा हो तो सच में बहुत अच्छा होगा, और हालात को सुधारने के लिए। और ये तो पर डिम्पल के हमने दोनों रूप देखे, इसलिए मैं अभी कुछ कहूँगी नहीं डिम्पल के लिए कि डिम्पल कैसे करेगी। अगर ऐसा हो तो सच में बहुत सही होगा वो, क्योंकि डिम्पल ने अभी जो बॉडी ऑर्गन के लिए जो कहा वो भी बहुत सही था, प्राउड फील करने वाली बात थी उस बच्ची के लिए। और अभी क्या करेगी डिम्पल, बोलेगी कैसे बोलेगी पता नहीं, पर अनुपमा की चुप्पी अनुज को सच में बहुत खल जाएगी। अनुपमा कुछ बोले रही, हाँ नफरत जैसे शब्द अनुपमा के डिक्शनरी में नहीं है, पर वो टाइम तो लेगी, टाइम तो लेगी। और हाँ माया के जो एक्सीडेंट वाली बात है, अनुपमा के लिए जान बचाती है तो वो गिल्ट में जाती है, तो अनुज भी अभी गिल्ट में जाएगा कि मेरी वजह से ये जो भी है, तो उसको ये जो है बातें तो ये बहुत ही अलग बात है, वो अलग बात है, ये अलग बात है नहीं है, एक जैसी है कि गिल्ट में जाना। और वो माया ने अपने ऊपर ले ली, और यहाँ पे समर ने अपने ऊपर ले लिए दोनों, कि अनुज अनुपमा की मौत ही, दोनों को जीवन दान मिला, कहीं ना कहीं दोनों को जीवन दान मिला है। तो देखते हैं शो में अभी अनुपमा क्या रिएक्शन लेती है, अनुपमा का रिएक्शन आना बहुत ज़रूरी है। पर वनराज शाह गेम तो खेलेगा, इनको अलग करने की कोशिश, वो शायद अनुज को बोल भी दे कि कुछ समय के लिए मुझे अकेला छोड़ दे अनुज, और अभी मुझे तो फिलहाल मेरे समर की इच्छा पूरी करना है, और भी मैं आपसे बात नहीं कर सकती, मुझे अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा, अभी मुझे टाइम दो, क्या बोलूँ मैं, ये जो भी वो बोलेगी। पर ये वनराज शाह हरकतें, उनको दोनों को अलग करने की कोशिश करेगा ही, इमोशनली ड्रामे करेगा वनराज शाह, और साथ में साथ तो देगी बा पूरी तरह से। तो ये देखते हैं आगे क्या होता है, कैसे आगे बढ़ती है इस कहानी को, कैसे आगे बढ़ा जाता है। पर अगर अनुपमा ये फैसला लेती है तो मुझे बार बार इस समय जो हो गया, जो चला गया उसका तो है ही है, मैं ये दुख तो है ही जो चला गया, पर जो है उसका क्या, वो छोटी का क्या। मुझे वो लगता है कि अनुपमा जिस मकसद से रुकी थी, वो उसने माया को प्रॉमिस किया था, तो क्या वो प्रॉमिस तोड़ देगी? माया को दिया हुआ प्रॉमिस अनुपमा तोड़ देगी कि अनुज के बाहर सारे छोड़ देगी? उस समय वो चली जाती है, पर उसको बाद में भी वो एक प्रॉमिस करती है, आती है कि मैं तुम्हारी बेटी के लिए आ गई, तुम्हारी बच्ची के लिए, तो क्या वो उस छोटी बच्ची को फिर से बिना माँ के लिए छोड़ देगी? ये मुझे सही नहीं लगा, ये जो सेपरेशन बता रहे हैं तो ये नहीं होगा, मुझे तो लगता ही नहीं कि जुदा होंगे। अनुपमा जाएगी कपड़ हाउस में, वो अनुज से नाराज़ रहेगी, अनुज से नाराज़ रहेगी, वो सब होगा, पर कपड़ हाउस में जाएगी लौट के, डिम्पल का भी ख्याल रखेगी, डिम्पल को भी संभालेगी। या फिर डिम्पल अगर खुद फैसला लेती है ना कि मैं मम्मी आपके साथ आती हूँ, तो बात अलग है, पर ये लोग जाने नहीं देंगे उसे, अनुपमा को ले जाने तो नहीं देंगे, पर आखिरी फैसला डिम्पल का ही होगा ना। अब तो देखते क्या होता है, तो कहानी इस तरफ से भी आगे बढ़ सकती है, अनुपमा अपनी जिम्मेदारियाँ संभाल सकती है, सबको संभाल सकती है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो पर
मैं कुछ अभी कह ही नहीं सकती जब तक अनुपमा का रिएक्शन सामने नहीं आता। जब अनुपमा बोलेगी, अनुपमा सही बोलेगी या गलत बोलेगी, अनुपमा गलत का साथ देगी या सही का साथ देगी, तो देखेंगे वो आगे वाले समय पे, तभी बोलूँगी मैं अनुपमा के लिए कुछ भी। तो थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच आप सबका इतने प्यारे प्यारे ऑडियोज भेजने के लिए। मनीषा जी, आपका ऑडियो बहुत अच्छा था। आपने जैसे एक बच्चे की जो बात बताई है हम सबको, वाकई में काबिले तारीफ है उस बच्चे की हिम्मत। थैंक यू सो मच। और कुमुदनी जी, आपने जो नॉलेज हम सबको दी है ऑर्गन डोनेशन के ऊपर, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रद्धा और महिमा को बहुत दुख है अनुज के साथ जो ट्रीटमेंट हुआ है, तो वाकई में मुझे भी दुख है। मैंने भी अपने ऑडियोज में, वीडियोस में ये सब बातें शेयर की हैं, क्योंकि सच में अनुज के साथ काफी बुरा बर्ताव हो रहा है। तो इसीलिए ये बुरा बर्ताव जो हो रहा है धारावाहिक में, इसलिए सबका प्यार भी अनुज की तरफ उतना ही बढ़ रहा है। ऐसा ही धारावाहिक जो है करते हैं, ऐसे ही चीजें आगे बढ़ती हैं। ये सीरियल है, इसमें ऐसे ही जिसको ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है उससे लोगों का प्यार, सिंपैथी सब कुछ बढ़ जाती है। तो अनुज एक ऐसा ही कैरेक्टर उभर के सामने आया है। तो बाकी महिमा और श्रद्धा, आपका ऑडियो बहुत अच्छा था। और वर्षा, आपने भी बहुत अच्छा ऑडियो भेजा है और सही सवाल उठाए हैं कि क्या माया वाला प्रॉमिस तोड़ देगी अनुपमा। मुझे नहीं लगता अनुपमा कोई इतना अलग स्टेप लेगी। हाँ, दुख उसका लंबा चलेगा। अनुज अपने आप को काफी समय तक माफ नहीं कर पाएगा, क्योंकि अनुपमा की हालत जो है अनुज से देखी नहीं जाएगी। तो इस सब के बीच में ही ये धारावाहिक घूमने वाला है, और कोई नया कैरेक्टर आता है या कुछ नया ट्रैक आता है तो हो सकता है कुछ अलग देखने को मिल जाए। तो थैंक यू सो मच आप सबका इतने अच्छे अच्छे ऑडियोज भेजने के लिए। जिन्होंने नहीं भेजे हैं उनके साथ मैं अपना नंबर शेयर करती हूँ। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे शेयर कीजिए अपने विचार और बनिए हिस्सा अनुपमा पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंगरी स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.